हेलो एंड वेलकम टू ग्लेड लर्नर। सो हम अपने इस पहले यूनिट के पहले चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। अब तक हम डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे। पहले यूनिट में 18th सेंचुरी इंडिया का फर्स्ट चैप्टर डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। इसमें हमने हर एक एम्पायर को देखा, दो लड़ाइयाँ भी देखी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ करनाल। तो अब हम इस लेसन के आखिरी लेक्चर में आ गए हैं, जिसमें कि वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से पूछे गए हैं यूपीएससी सीएसई में। एंड फिर उसके बाद हम ऑथर ने जो अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कंसिडरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स अप्रोच टू द लेक्चर। एंड बिफोर दैट do subscribe Blade Learner and press the bell icon for latest update, and you can follow me on the Instagram too. The link is in the description below. So here we go. So पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और ये यूपीएससी सीएसई 2003 में पूछा गया है। हमारे सामने एक तथ्य है असर्शन एंड देन एक रीज़न है कारण। तो तथ्य क्या है? शाह आलम सेकेंड स्पेंट द इनिशियल ईयर्स एज एन एम्पायर आउटसाइड दिल्ली। तो आपने ये देखा था कि शाह आलम इमादुल मुल्क से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दिल्ली से बाहर हो जाता, दिल्ली से भाग जाता अवध की तरफ बंगाल को जीतने के मोटिव से। तो ये असर्शन जो है, ये तथ्य जो है वो सही है। एंड रीज़न हमारे पास क्या है? देयर वॉज ऑलवेज लर्किंग डेंजर ऑफ फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हमेशा एक गुप्त अटैक की संभावना रहती थी। तो अटैक की संभावना तो रहती थी, लेकिन कोई हिडन अटैक नहीं था। सभी को पता था कि पर्शियन और दुर्रानी इन्वेजन हो ही जा रहा है, बार बार फ्रीक्वेंट अटैक हो रहे थे। तो यहाँ लर्किंग डेंजर नहीं होगा, हिडन डेंजर नहीं होगा, यह तो सीधा सीधा एक्सप्लिसिट डेंजर था। तो रीज़न आप कह सकते हैं कि ये फॉल्स है, हल्का सा फॉल्स है इसमें कि ये लर्किंग डेंजर नहीं है, ये एक्सप्लिसिट डेंजर था। सबको पता था कि वो फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सबसे कमज़ोर है और सबसे सेंसेशनल पोर्सन है हमारी टेरिटोरी का, और बार बार इन्वेजन हो ही जा रहे थे, पर्शियन और दुरानी इन्वेजन। सो हियर असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। सो ऑप्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया गया एंड सेलेक्ट द आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। हम यहाँ क्या करेंगे, हर एक ऑप्शंस को भी देखेंगे। डायरेक्ट सही ऑप्शन चुनने से पहले हम हर एक ऑप्शन को, गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। बिकॉज होता क्या है कि आपके पास कभी कभी एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही मिल जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन को सही मान के टिक मार दे तो वो गलत होगा। एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्ट, आपके इंटेलेक्ट के हिसाब से आपको छांटना आना चाहिए। सो इसमें दिया गया कि बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दिस इज़ रॉन्ग। शाह आलम असर्शन तो सही है बट रीज़न इज़ रॉन्ग। तो ये नहीं कह सकते कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। नाउ दूसरे में है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर तो रीज़न तो कहीं से ट्रू नहीं है और एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो रीज़न ट्रू नहीं है, तो हम ये बी ऑप्शन भी नहीं लगा सकते। देन सी वी हैव इज़ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ये ऑप्शन जो है ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। एंड डी को भी एलिमिनेट कर देता है। इसमें लिखा हुआ है कि ए इज़ फॉल्स, तो ये तो गलत ही है क्योंकि शाह आलम ने तो सही में एग्जाइल में बिताए थे, अपने 10-12 साल बाहर रहा था दिल्ली से और अपने आप को एम्पायर भी घोषित किया था। तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सी विल बी द राइट ऑप्शन। असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारे पास यूपीएससी सीएसई 2003 में पूछा गया है। एंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द मुगल एम्पायर जहंदर शाह रेन कम टू एन अर्ली एंड। कि जहंदर शाह के एम्पायर का इतनी जल्दी खात्मा कैसे हो गया, इतनी जल्दी उसके एम्पायर का अंत कैसे हो गया? तो आपके सामने 4 रीज़न दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज वजीर। अब वजीर वाज जुल्फ़िकार खान एंड उसी ने उसको सत्ता पर बिठाया था, तो वाई वुड ही डिपोज, वो क्यों उसको डिपोज करेगा? सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। देन सेकेंड, ही डाइड ड्यू टू स्लिप वाइल क्लाइंबिंग डाउन स्टेप्स। सीढ़ियाँ चढ़ने में वो गिर गया। ऐसा एक वाक्य है मुगल एम्पायर के साथ, वो लेकिन इसके साथ नहीं हुआ था, वो हुमायूं के साथ हुआ था। लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त वो फिसल के गिर गया था एंड देन ही सकम टू द इंजरी से उसकी बाद में मौत हो जाती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। देन तीसरा ऑप्शन, ही वॉज डिफीटेड बाई हिज नेफ्यू इन अ बैटल। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। इफ़ यू रिमेंबर व्हाट आई हैव टोल्ड यू व्हेन, जब हम जहंदर शाह के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जहंदर शाह को फर्रुखशियार, जो कि उसका नेफ्यू रहा होता है, वो आगरा के पास हराता है बैटल में। सो ही वॉज डिफीटेड बाई हिज नेफ्यू इन अ बैटल एंड उसके बाद उसका जो रिज़ाइम है वो एंड पे आ जाता है, उसका जो रेन है वो एंड पे आ जाता है। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बट डी को भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो ही डाइड ऑफ सिकनेस ड्यू टू मच कंजम्पशन ऑफ वाइन। ऐसी कोई बात की चर्चा करी नहीं गई बुक में, तो इसको तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। सो सी विल बी द राइट आंसर। तो ये दोनों जो थे वो इस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और अब हम मूव करेंगे, ऑथर्स ने अपने सेल्फ प्रूडेंस से कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं कंसिडरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रीलिम्स। तो आपको वो बुक में मिल जाएंगे और उसको भी हम अब सॉल्व करेंगे। कुल मिला के 10 क्वेश्चन हैं। सो वन बाय वन वी विल सॉल्व।
उसमें पहला क्वेश्चन क्या, हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये ऑथर ने अपने हिसाब से प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड को कंसिडर करते हुए अपने हिसाब से डिज़ाइन करे हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन, तो उसमें से ये है, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू रिगार्डिंग नादिर शाह इन्वेजन ऑफ इंडिया। नादिर शाह के अटैक के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकते हैं बिकॉज यहाँ इज़ और आर दोनों दिया हुआ है। सो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, अहमद शाह वाज रेनिंग मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक। नादिर शाह के अटैक के समय मुगल एम्पायर जो था वो अहमद शाह था। तो अगर आप दिमाग पे हल्का सा जोर डालेंगे तो नादिर शाह ने हराया किसको था, किस मुगल एम्पायर को हराया था, तो नादिर शाह ने हराया था मोहम्मद शाह रंगीला को। तो अहमद शाह तो उस समय शासन कर ही नहीं रहे थे बिकॉज मोहम्मद शाह रंगीला तो उसके प्रेडिसेसर हुए। तो यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला होगा, अहमद शाह नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन जो है, पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नाउ सेकेंड क्या, इट एक्सपोज द हिडन वीकनेसेस ऑफ अम्पायर टू द मराठा सरदार्स एंड फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज। ये हुआ था, इट डिड द सेम, इसने ऐसा ही किया था। जब बैटल ऑफ करनाल हार जाते हैं मुगल्स तो सबके सामने जग जाहिर हो जाती है उनकी कमियां कि अब मिलिट्री में कुछ नहीं बचा, मनसबदार से इनकी बात नहीं मान रहा है और अम्पायर तो वीक पर्सनैलिटी का है ही है। उसके बाद से आप देखेंगे कि मराठाओं ने भारी मात्रा में डोमिनेट किया और यूरोपियंस ने भी अपने पाँव पसारने शुरू कर दिए। नाउ तीसरा ऑप्शन क्या हमारे सामने, एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेजन नादिर शाह एनेक्स द एरियाज वेस्ट ऑफ द इंडस टू द पर्शियन एम्पायर। ये भी हुआ था कि नादिर शाह ने एक तो लूट तो किया भारी मात्रा में, एस्टिमेट किया जाता है करीब 700 मिलियन रुपीज़ लूट के गया था। उसके साथ ही इंडस के वेस्ट का यानी कि सिंधु नदी के पश्चिम का जितना भी इलाका था उसको पर्शियन एम्पायर में मिला लिया। और वो इलाका आज का आप देख लें कि पाकिस्तान में पेशावर का जो इलाका आता है या खैबर पख्तूनवा का इलाका आता है और जो भी अफगानिस्तान के बचे हुए इलाके थे जो मुगल्स के कंट्रोल में थे वो सब भी अपने एम्पायर में पर्शियन एम्पायर में मिला लेता है। तो 2 and 3 स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड फर्स्ट इज़ फॉल्स। सो मूविंग टू द ऑप्शंस वी हैव, इसमें पहला ऑप्शन है सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें कह रहा है कि पहला ऑप्शन यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वही सही है, फर्स्ट ओनली। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि नादिर शाह के अटैक के वक्त मोहम्मद शाह रंगीला शासन कर रहे थे मुगल गद्दी पे, तो ये गलत है, अहमद शाह नहीं होंगे। देन दूसरा क्या है हमारे पास, फर्स्ट एंड 2, सेकेंड तो सही है लेकिन फर्स्ट गलत है। बी ऑप्शन में दिया हो कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है लेकिन यहाँ दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, पहला गलत है, तो इसको भी नहीं चुन सकते। सी में दिया हुआ है 2 and 3, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो सही था कि पहले में दूसरे स्टेटमेंट में क्या था कि मराठाओं को और फॉरेन कंपनीज़ को मुगलों के वीकनेसेस पता चल गई। एंड थर्ड में क्या था कि नादिर शाह ने इंडस के वेस्ट का सारा इलाका कब्जे में कर लिया। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो हम सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, सी ऑप्शन विल बी ट्रू। लेकिन डी को भी देख लेते हैं, डी में दिया हो कि 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऐसा तो है नहीं क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था डिस्पाइट कि 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसमें अगर फर्स्ट भी जुड़ा हुआ है तो हम डी ऑप्शन को नहीं चुन सकते। सो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज हम सीधे ऑप्शन को सही ऑप्शन को नहीं चुन रहे हैं, हम बाकियों को एलिमिनेट भी कर रहे हैं, तो उसको एक ठोस रीज़न के साथ एलिमिनेट करेंगे, सब्सटैंशियल रीज़न के साथ एलिमिनेट करेंगे ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। सो मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैदराबाद स्टेट इन 1724। 1724 में जो हैदराबाद स्टेट की स्थापना की निज़ामुल मुल्क ने, उसको लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट रिफ्लेक्टेड द एडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय मुगल एम्पायर द्वारा वॉलंटरली एक डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई थी, उसका ही नतीजा था। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर अब बांट दी गई है छोटे छोटे प्रोविंसों में, तो ऐसा तो था नहीं। पहले तो सेंट्रलाइज मुगल एम्पायर था, सारी पावर किसके हाथों में होती थी, एम्पायर के हाथों में। तो ऐसा गलत था क्योंकि वॉलंटरली ऐसा नहीं हुआ था, एम्पायर की इच्छा से ऐसा नहीं हुआ था, खुद ही एम्पायर से कॉन्फ्लिक्ट करके निज़ामुल मुल्क मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, कुछ ओपिनियन के कॉन्फ्लिक्ट थे और एम्पायर को कुछ डाउट भी हो गया था उनके ऊपर, फालतू का डाउट, यूजलेस डाउट, और शक करने लग गए थे। तो इसको लेकर वो कार्व आउट किया था उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम हैदराबाद में। ये कोई पॉलिसी नहीं थी जो अख्तियार करी गई थी, उस समय कौन थे शासक, मोहम्मद शाह रंगीला, तो उनके द्वारा कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी डिसेंट्रलाइजेशन की इख्तियार करी गई थी। और कोई करेगा भी क्यों, जब सारी पावर एम्पायर के हाथ में है तो वाई वुड दे डिसेंट्रलाइज द एम्पायर। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड क्या है, इट रिफ्लेक्टेड द वीकनेस ऑफ सेंट्रल मुगल अथॉरिटी, ये सही है क्योंकि एम्पायर पूरा का पूरा वीक हो चुका था और सिर्फ निज़ामुल मुल्क ने ही नहीं, बुरहानुल मुल्क जो कि सादत खान थे उन्होंने भी अवध में अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया, मुर्शीद कुली खान ने भी बंगाल को इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाया। तो ये सब दिखाता है कि सेंट्रल अथॉरिटी जो थी मुगलों की यानी कि एम्पायर, वो कितना कमज़ोर हो गया था। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी को भी एक बार देख लेते हैं। सी बताता है कि इट रिप्रेजेंटेड द मुगल एम्पायर्स ट्रस्ट इन हिज नोबल्स, मुगल एम्पायर का जो विश्वास था उनके नोबल्स में, उनके कुलीन वर्गों में, मसबदारों में, तो वो ये जो घटना उसको दर्शाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि
अम्पायर जो थे उस वक्त मोहम्मद शाह रंगीला, वो बहुत ही भारी मात्रा में डाउट करने लग जाते हैं, क्योंकि बाकी जो कर्टियर्स थे वो कान भरने लग जाते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के अगेंस्ट द निज़ाम, बुरहानुल मुल्क और मुर्शिद कुली खान। तो ये सब ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट देखते हुए अपने अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट कर लेते, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब जो अम्पायर है वो किसी काम का नहीं है, कैलिबर का तो है नहीं, पर्सनैलिटी का तो है नहीं, तो हम इससे अच्छा होगा कि हम अपने लिए अपना अलग इंडिपेंडेंट किंगडम ही कार्व कर लें, इंडिपेंडेंट टेरिटरी ही निकाल लें। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट। नाउ तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, जो कि बहुत बच्चे ये करेक्ट करके सही ऑप्शन चुन लेते हैं, लेकिन यह नॉट करेक्ट है। सो आफ्टर अहमद शाह अजीज़ुद्दीन असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है आफ्टर अहमद शाह के बाद अजीज़ुद्दीन दिल्ली गद्दी पे बैठता है। तो अगर आप ध्यान रखिए तो अहमद शाह के बाद गद्दी पे कौन बैठा था, आलमगीर सेकंड। एंड आलमगीर सेकंड का दूसरा नाम यानी कि ओरिजिनल नाम क्या था, आलमगीर सेकंड तो उसकी उपाधि थी। एंड आलमगीर फर्स्ट कौन था ये आप बताएं, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। कमेंट करके आप बताएं कि आलमगीर फर्स्ट कौन था। सो आलमगीर सेकंड का जो असली नाम था वो था अजीज़ुद्दीन। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अहमद शाह के बाद अजीज़ुद्दीन ने ही गद्दी संभाली थी। बी, अजीज़ुद्दीन वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन एज आलमगीर सेकंड। ये भी सही है कि आलमगीर सेकंड के रूप में उन्होंने गद्दी संभाली थी अजीज़ुद्दीन ने। तीसरा क्या, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ आलमगीर सेकंड दैट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट, कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो आलमगीर के शासनकाल में हुआ था। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस समय शासक कौन थे, मुगल एम्पायर शाह आलम थे, जो कि फ्यूजिटिव मुगल एम्पायर थे, बाहर से रूल कर रहे थे, अवध में वो बैठे हुए थे। सो आलमगीर सेकंड के टाइम में नहीं हुआ था, ये शाह आलम के टाइम में हुआ था, शाह आलम सेकंड के टाइम में हुआ था। एंड शाहजहाँ थर्ड बिकम द मुगल एम्पायर आफ्टर द आलमगीर सेकंड डेथ, यानी कि आलमगीर सेकंड डेथ की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर कौन बनता है, शाहजहाँ थर्ड बनता है। ये भी सही है। आलमगीर सेकंड की मृत्यु के बाद जो पपेट रूलर होता है, एज ए पपेट रूलर मराठास यानी कि सदाशिवराव भाऊ जब आते हैं दिल्ली तो शाहजहाँ थर्ड को बैठाते हैं। तो इन तीनों में से ए, बी और डी सही है। सी गलत है, क्योंकि उस समय थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के समय मुगल शासक जो था वो आलमगीर सेकंड नहीं था, शाह आलम सेकंड था। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट वन अमंग ऑल द ऑप्शंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू फर्रुखसियार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्रुखसियार के शासनकाल को मद्देनज़र रखते हुए इस चारों स्टेटमेंट में से आपको ये पता करना है, ये पढ़ना है, फिर बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो पहला ही वाज द सन ऑफ जहेंद्र शाह, ये गलत है, क्योंकि वो नेफ्यू था, जहेंद्र शाह का भतीजा था और जिसने आगरा में हराया था जहेंद्र शाह को। दूसरा, ही असेंडेड द मुगल थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान। जुल्फ़िकार खान ने किसी शासक को मदद तो की थी, किसी मुगल एम्पायर को अपने बलबूते पे बनाया तो था, लेकिन वो जहेंद्र शाह थे, फर्रुखसियार नहीं। फर्रुखसियार को सैयद ब्रदर्स ने बिठाया था गद्दी पे। तीसरा, ड्यूरिंग हिज रेन पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस वाज अडॉप्टेड। ये सही है कि जो उसके समय में एकदम रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान पहले ही हो चुका था। जो नॉन मुस्लिम्स किंगडम थे, नॉन मुस्लिम्स मनसबदार्स थे, वो पहले ही एंटागोनाइज हो गए थे, तो रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई। सो इसमें से सही कौन है, ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास सही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उसमें देखते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट का ऑप्शन किस में है। तो पहले ऑप्शन में ए में दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ये दोनों तो गलत है, ए नहीं हो सकता। बी दिया हुआ है सेकंड और थर्ड आर ट्रू, थर्ड ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स है, तो बी भी नहीं हो सकता। सी में दिया हुआ है कि सेकंड ओनली, बस दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, तो ये भी गलत है, दूसरा तो सही नहीं है। एंड डी में है हमारे पास थर्ड ऑप्शन, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है, थर्ड ओनली, यानी कि ड्यूरिंग हिस्ट्री पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस वाज अडॉप्टेड, जो कि सही है। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ने हैं एंड देन ऑप्शन में देखना है कि उस स्टेटमेंट या अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही है तो उनके बारे में किस ऑप्शन में दिया गया है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन में टिक लगाएंगे। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह दैट अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली ने मोस्टली जो इन्वेड किया वो मोहम्मद शाह के टाइम में किया, लेकिन वो अहमद शाह के टाइम में किया। मोस्टली जितना भी ज़्यादा इन्वेजन हुआ, 3-4 इन्वेजन जो हुए थे मोस्टली वो मोहम्मद शाह के टाइम में हुए थे, लेकिन पहला इन्वेजन उसने मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही किया था। तो इससे हम कह सकते हैं कि उसने मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इन्वेजन किया था, तो पहला ऑप्शन सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अहमद शाह दैट नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। ये गलत है, क्योंकि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला, जब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल एम्पायर रह रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद अहमद शाह है ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह ने इन्वेड किया था। तो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है, अहमद शाह वाज ब्लाइंडेड एंड डिपोज्ड बाय हिज वजीर सफदर जंग नहीं थे उसके वजीर उसके फिरोज जंग थे, यानी कि जिसको बाद में इमादुल मुल्क भी कहा गया। तो इमादुल मुल्क ने हालांकि अहमद शाह को ब्लाइंड और डिपोज तो किया था और उसके वजीर भी थे, लेकिन यहाँ सफदर जंग दिया हुआ तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर यहाँ फिरोज जंग दिया होता या इमादुल मुल्क दिया होता तो थर्ड ऑप्शन सही होता। हालांकि अहमद शाह को ब्लाइंड और डिपोज तो किया गया था उसके वजीर के द्वारा, लेकिन उसके वजीर जो थे वो सफदर जंग नहीं थे, फिरोज जंग थे, और ब्लाइंड और डिपोज भी उन्होंने ही किया था, फिरोज जंग नहीं किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ ट्रू, बाकी दोनों ऑप्शन जो है गलत है। तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो
इसमें पहला ऑप्शन भी हमारे पास दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो हम पहले ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, बाकी किसी ऑप्शन को ना देखते हुए, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड और थर्ड तो गलत ही है, तो सिर्फ फर्स्ट ही सही है। देन ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ इसमें आपको मैच करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। बहादुर शाह सेकंड पोइट्री, ये भी सही है, बहुत बड़े पोइट थे, जफ़र लगाते थे अपने नाम के सामने, नाम के आगे एज इज पेन नेम। और अकबर शाह सेकंड, उनके समय में राजा राम मोहन राय दिल्ली गए थे एज हिज एम्बेसडर, पेंशन में राइज के रिकमेंडेशन के लिए कि अकबर शाह की पेंशन में कुछ बढ़ोतरी करी जाए। तीसरा है आलमगीर सेकंड, और उसके सामने आपके पास मैच दिया गया है किंगडम फ्रॉम दिल्ली टू पालम। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ रूलर सही नहीं है, यहाँ होना चाहिए शाह आलम सेकंड, कि शाह आलम सेकंड के बारे में ये कहा जाता था कि उनका जो सल्तनत है, उनकी जो किंगडम है वो दिल्ली से पालम तक है। दिल्ली से पालम दिल्ली का एक सबर्ब था, छोटा सा टाउन था, छोटा सा एक मोहल्ला था, तो दिल्ली से उसके एक मोहल्ले तक उनका एक किंगडम था। ये उसकी पावरलेसनेस को दिखाता था। और पर्शियन में एक लाइन भी थी कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली तक पालम। तो तीसरा जो मैच है वो गलत है। फोर्थ हम देखें अहमद शाह और कोर्ट फैक्शंस की, कोर्ट में अलग अलग तबके उभर के आए, तो ये तो सही था, क्योंकि अहमद शाह के समय में ही रूल कौन कर रहा था, उधम भाई कर रही थी, और फिर फिरोज जंग उभर के आते हैं, और बाकी पार्टीज तो थी तो फैक्शंस, कोर्ट फैक्शंस सही ऑप्शन हो सकता। सो यहाँ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट, ये तीनों मैच जो है वो सही है, थर्ड मैच गलत है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सूटेबल है। तो पहला ऑप्शन दिया गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड तो सही है, लेकिन थर्ड गलत है, क्योंकि आलमगीर सेकंड के लिए ये नहीं कहा गया था किंगडम फ्रॉम दिल्ली टू पालम, ये शाह आलम सेकंड के लिए कहा गया था। दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये भी सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ तीनों सही है। तो बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, क्योंकि डी में दिया हुआ ऑल ऑफ द अबव, तो ऊपर के चारों तो सही नहीं है, क्योंकि थर्ड वाला गलत है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड सही है, और थर्ड भी सही है। फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है, आप ये कह सकते हैं कि सी भी लगा सकते हैं, लेकिन पूरा आंसर तो नहीं माने, कंप्लीट तो नहीं माने, क्योंकि फोर्थ भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड सही है, हालांकि ये ऐसा रीज़न आप दे सकते हो, लेकिन परफेक्ट आंसर हमेशा MCQ में आप हमेशा परफेक्ट आंसर की तरफ अप्रोच करेंगे। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जिसमें रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जिसमें है, यानी कि बी ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग द रॉयल फरमान ऑफ 1717 इशूड बाई फर्रुखशाह। फर्रुखशाह ने जो रॉयल फरमान इशू किया था 1717 में, उसको लेके इस स्टेटमेंट, जो तीनों नीचे स्टेटमेंट दिए गए, उसको लेके इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द कंपनी वाज परमिटेड टू कैरी ऑन ट्रेड इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी, की कंपनी को इजाज़त दी गई बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में ट्रेड करने की, एग्जाम विदाउट द पेमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ कस्टम्स और एनी टाइप ऑफ ड्यूटी, कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करें बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में। तो ये प्रोविज़न था उस फरमान में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द कंपनी वाज आल्सो परमिटेड टू मिंट इट्स ओन कॉइन एंड फर्दर फोर्टिफाई कलकत्ता। ये भी सही है कि उसको इजाज़त दी गई कंपनी को कि आप अपने कॉइन इशू कर सकते हो, हालांकि उस पर अम्पेयर की मोहर होगी और अम्पेयर का नाम भी होगा, एंड आप कलकत्ता को फर्दर फोर्टिफाई भी कर सकते हो, जो आपका फोर्ट विलियम है उसको फोर्टिफाई भी कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन क्या था, कंपनी वाज आल्सो ग्रांटेड द राइट टू इशू दस्तक फॉर द मूवमेंट ऑफ सच गुड्स, कि आप अपने कंपनी की अपने गुड्स के लिए, नॉट कि अपने ऑफिशियल्स के गुड्स के लिए, यहाँ कंपनी के गुड्स के लिए आप उसकी मूवमेंट के लिए, ताकि आपसे ड्यूटी ना ली जाए, तो आप दस्तक भी इशू कर सकते हो। तो ये भी प्रोविज़न था, हालांकि कंपनी के ऑफिशियल के लिए नहीं था, कंपनी के ऑफिशियल के प्राइवेट ट्रेड के लिए नहीं था, ये कंपनी के ट्रेड के लिए दिया गया था। तो यहाँ कंपनी की बात की जा रही है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ हमारे पास तीनों स्टेटमेंट सही है। सो अब ऑप्शन में देखते हैं, इसमें दिया कि पहला स्टेटमेंट ही सही है केवल, तो ऐसा नहीं है, बाकी दोनों भी सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ये भी सही नहीं है, क्या, क्योंकि हमारे पास तो तीनों स्टेटमेंट सही है। सी में है फर्स्ट एंड थ्री, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेकंड भी सही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। डी में दिया गया कि फर्स्ट, सेकंड, थ्री तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी विल बी द परफेक्ट आंसर, सो वी विल गो विथ डी ऑप्शन। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखें। द मराठा प्रिंस साहू जी वाज रिलीज्ड बाय द मुगल एम्पायर बहादुर शाह फर्स्ट। ये हुआ था, बहादुर शाह फर्स्ट जब शासक बने तो सबसे पहले उन्होंने रिलेशन स्पेसिफाई करना शुरू किया राजपूतों के साथ, मराठाओं के साथ, जाट्स के साथ। तो इस सीक्वेंस में उन्होंने शाहू जी, जिसको कि इम्प्रिजन कर लिया गया था, जिनको शिवाजी के लड़के थे, शिवाजी के पोते थे, संभाजी के लड़के, तो उनको इम्प्रिजन करा था औरंगजेब ने। उसको सबसे पहले वो फ्री करते हैं, शाहू जी को रिलीज करते हैं मराठाओं के साथ संधि करने के लिए, एज टू पीसीफाई द रिलेशंस विथ मराठास। तो उसके एवज में वो शाहू जी को रिलीज करते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट। तो ये ऑप्शन सही है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, विद जुल्फिकार खान, वजीर जुल्फिकार खान रिस्टोर्ड फ्रेंडली रिलेशंस विथ राजपूत एंड मराठास। राजपूत और मराठास के साथ जब जुल्फिकार खान वजीर बनते हैं तो उनको सबसे पहले पता था कि हारमोनी ज़रूरी है, अगर हमें इस डाइवर्सिटी में रूल करना है, परफेक्टली सूटेबली रूल करना है अगर स्मूथली, तो हारमोनी और अमिटी ज़रूरी है नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के बीच। तो उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई थी और उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन भी स्टोर किए मराठाओं और राजपूतों के साथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन की तरफ जाएंगे,
पहले ऑप्शन में दिया गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, ये गलत है क्योंकि सेकंड भी सही है। दूसरे में दिया हुआ कि केवल सेकंड सही है, ये गलत है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तीसरे में दिया गया कि बोथ ऑल यानी कि दोनों सही है, तो ये हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसमें कि दिया हुआ कि बोथ सही, दोनों सही है। और डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें दिया गया कि नाइदर, मतलब कोई सही नहीं है दोनों में से, ऐसा तो है ही नहीं। नाउ अगला क्वेश्चन है, विथ रिगार्ड टू मुगल रूल के मद्देनज़र विच ऑफ द फॉलोइंग वाज करेक्ट मीनिंग ऑफ टर्म जजिया। जजिया का करेक्ट मीनिंग क्या था? मुगल रूल को अगर हम कंसिडर करें, उसके समय में जजिया करेक्ट लगाया जाता था, तो उसका करेक्ट मतलब क्या था, सही मायने क्या था, उसका सही अर्थ क्या था? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, एक काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू। जजिया लैंड रेवेन्यू तो था नहीं, जजिया कुछ और था। जजिया वाज नॉट एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, ये एक टाइप का टैक्स था, तो ऑफिशियल की बात तो यहाँ आ ही नहीं सकती, एक पोस्ट तो था ही नहीं, तो ऑफिसर कहाँ से अपॉइंट होंगे, तो बी भी गलत है। देन सी, अब पिलग्रिमेज टैक्स, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि जजिया पिलग्रिमेज टैक्स हो सकता है, लेकिन पिलग्रिमेज टैक्स नहीं था। हालांकि जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स दोनों अलग अलग थे। तीर्थ यात्राओं पे नॉन मुस्लिम्स जाते थे, नॉन मुस्लिम्स में हर एक तबका आ गया, हिंदू, सिख और जो भी उस समय ईसाई विसाई रह रहे थे, पारसी लोग रह रहे थे, सब आ गया। तो वो सब जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था, वो पिलग्रिमेज टैक्स कहता था, वो जजिया नहीं था। जजिया वाज द टैक्स चार्ज ऑन एनुअल इनकम ऑफ नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स के जो वार्षिक आय होती थी उस पर टैक्स चार्ज किया जाता था अम्पायर के बिहाफ पे, तो वो जजिया होता था। यानी कि नॉन मुस्लिम्स को, मुगल एम्पायर को टैक्स देना पड़ता था अपने एनुअल इनकम पे, तो वो जजिया होता था। तो असली मीनिंग जजिया का क्या है? ए टैक्स चार्ज ऑन एनुअल इनकम ऑफ नॉन मुस्लिम्स। और आप ये ध्यान रखें कि जजिया पिलग्रिमेज टैक्स नहीं है, हालांकि पिलग्रिमेज टैक्स एक अलग से था, लेकिन वो जजिया नहीं है। पिलग्रिमेज टैक्स लगाया जाता था जब नॉन मुस्लिम्स अपने तीर्थ यात्रा पर जाते थे कहीं, तो उनको पिलग्रिमेज टैक्स देना पड़ता था मुगल ट्रेजरी में। सो ये जजिया लेकिन नहीं था। जजिया का असली मीनिंग है कि नॉन मुस्लिम्स अपने एनुअल इनकम पे जो टैक्स देते थे, दैट वाज जजिया। एंड अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन डिज़ाइन करा ऑथर ने उस सीरीज़ में। सो पावरफुल नोबल्स बिगिन टू कार्व आउट इंडिपेंडेंट स्टेट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्पायर। किस मुगल एम्पायर के शासनकाल में जो नोबल्स थे, पावरफुल नोबल्स, उन्होंने अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट करना शुरू कर लिया? तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। उसी के शासनकाल में पावरफुल नोबल्स जो कि निज़ाम उल मुल्क अलग स्टेट बनाते हैं अपने लिए, हैदराबाद, बुरहान उल मुल्क सादत खान, वो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं, अवध, और मुर्शीद कुली खान जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं और बंगाल को ट्रेड हब बनाते हैं अपने पॉलिसी से। तो मुर्शीद कुली खान भी अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट करते हैं बंगाल का, तो वो भी मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही होता है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। एंड मोहम्मद शाह रंगीला उसका नाम नहीं था, रंगीला उसकी उपाधि थी, तो हम मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह ही लिखेंगे। अगर आप रंगीला भी लिखते हैं तो वही गलत नहीं है, लेकिन रंगीला आप लिखे तो उसको इन्वर्टेड कॉमा से आप एक तरह उसको एम्फेसाइज कर दें, ताकि इससे पता चले कि वो इसकी उपाधि थी। जैसे हम बहादुर शाह जफ़र लिखते हैं तो उसमें एम्फेसाइज करते हैं जफ़र को, बिकॉज जफ़र वाज हिज पेन नेम, उनका पेन नेम था, जो कि वो शायरी करते थे, शेर व शायरी, तो उसमें जफ़र लिखते थे। सो दैट्स इट इन दिस लेक्चर। एंड इसके साथ ही हम पहले चैप्टर को पढ़ चुके हैं पूरा, हमने पूरी थ्योरी देखी, एंड देन वी सॉल्व द प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन, और उसके साथ जो ऑथर ने डिज़ाइन करने हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कंसिडरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम, तो उसको भी सॉल्व किया। होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। इफ़ यू हैव एंजॉयड द लेसन देन please like and share the video, do subscribe the Blade Learner and press the bell icon for latest update, and you can follow me on Instagram too, the link is in the description below.